देर लगी लेकिन मैंने अब है जीना सीख लिया, जैसे भी हो दिन मैंने अब है जीना सीख लिया। अब मैंने ये जाना है, खुशी है क्या गम क्या। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जनाब, आप खैरियत से हैं सब? तो जनाब देर लगी लेकिन मैंने भी अब है जीना सीख लिया, और इसमें सीखने में मुझे याद आया कि इस क्लास का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर रह गया था, और रह तो बहुत कुछ किया लेकिन चलें कोई बात नहीं। लेकिन इस चैप्टर के बगैर हम ये सेमेस्टर ख़त्म नहीं कर सकते। सो दिस माइट बी ऑफिशियली द लास्ट लेक्चर दैट आई विल डिलीवर। तो सबसे पहले आई होप एवरीवन इज़ फाइन, आप सब खैरियत से हैं, सब ठीक है आपके घरों में, आपके इर्द गिर्द। आई नो इट्स अ फाइनल वीक और बहुत सी असाइनमेंट, बहुत सी चीज़ें भी होंगी। सो बेस्ट ऑफ लक विद दैट। एंड एज फार एज दिस कोर्स इज कंसर्न्ड, कुछ बातें हैं मैं लेक्चर के अंदर करूँगा। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स सी आज हमने किस बारे में बात करनी है। So जनाब, this is it. This is what we are going to talk. Deviance, ये चैप्टर 9 है आपकी किताब का, और ये क्या होता है, इसको क्यों ज़रूरी है पढ़ना, कुछ तमहीदी कलमात पहले मैं अर्ज कर दूँ। देखिए आज तक हमने, if I could recap, it's been a bit of a gap. तो if I could recap, तो हमने देखा सोशियोलॉजी 100 में ओवरऑल कि the way this whole thing is structured, जिसको हम लोग अपनी ज़ुबान में सोसाइटी कहते हैं, at the end of the day what it does, it tells us how to live. और कल्चर हमारे साथ वो काम कर रहा है that it is always both consciously, unconsciously, formally, informally, decisively telling us what to do or how to do it. और फिर ये है कि सोसाइटी वाले चैप्टर में हमने इसके डिफरेंट फेजेस देखे। चैप्टर 5 में हमने देखा कि हाउ सोशलाइजेशन प्लेज अ रोल इन दिस। अब यानी अभी तक हमने देखा कि सोसाइटी हमें क्या कहती है, हाउ टू लिव, व्हाट टू डू। व्हाट टू डू के साथ एक और चीज आती है व्हाट नॉट टू डू, है ना। सो एक इसका वो कहते हैं ना स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी। तो कैरेट वाला पार्ट तो हमने देख लिया, व्हाट टू डू। अब ये है कि इफ व्हाट नॉट टू डू, अगर हम वो काम करते हैं जो सोसाइटी कहती है कि नहीं करने, तो हमारे साथ क्या होता है। ये है इस टॉपिक, इस चैप्टर का टॉपिक। सो इन वन लाइन आई वुड से, वो जो सोसाइटी की लिस्ट थी ना डूज एंड डोंट्स की, तो डूज वाली लिस्ट की बात हमने आज तक कर दी। अब हम बात करते हैं डोंट्स वाली लिस्ट की। तो हम देखेंगे कि व्हाई पीपल नॉट एक्सेप्ट सोसाइटीज बिहेवियर, सोसाइटीज गिवन स्टैंडर्ड, उसके पीछे वजह क्या होती है, व्हाई पीपल डिविएट from those social things, or what does society do to those people who do not conform by the laws of the society. So deviance is the recognized violation of cultural norms. Cultural norms chapter 3 में जिक्र हुआ था। अब जब हम इससे डिविएट करते हैं, इससे उसको वायलेट करते हैं, और उस बिहेवियर को हम कहते हैं डिविएशन। सो डिविएशन और डिविएंस इज वायलेशन, recognized violation of cultural norms. ये क्या होता है भाई? So basically if I may go into the details, मैं ये चैप्टर सारा नहीं पढ़ाऊंगा, तकरीबन आधा चैप्टर हम पढ़ेंगे, because I guess that much is needed to know what is happening, what is this whole damn thing. अच्छा जी, so
सबसे पहले देखते हैं डिविएंस है क्या। सो सबसे बेसिक बात है, नॉर्म्स गाइड ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, देयर इज नो, इट इज एन ओपन सीक्रेट ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हमने अभी तक यही देखा है कि इट इज इन वन वे और इन अदर, हमारे सुबह उठने से लेके शाम रात सोने तक जो कुछ भी हम कर रहे हैं, दैट इज गाइडेड बाय सर्टेन सेट ऑफ नॉर्म्स दैट वी आर सपोज टू फॉलो, है ना। तो ये तो सिंपल है। एंड मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल्स आर नेगेटिव इंस्टेंसेस ऑफ रूल ब्रेकिंग। अगर हम उन नॉर्म्स को नहीं मानते, उन रूल्स को, जो मैंने आपको कहा था ना अनरिटन रूल्स हैं, कुछ एक सेट ऑफ रूल्स है, देयर आर रिटन रूल्स, देन देयर आर रूल्स दैट आर अनरिटन रूल्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि दोनों केसेस में क्या होता है। अगर हम रिटन रूल्स को नहीं मानते तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं क्राइम। सो क्राइम इज एनीथिंग दैट इज अ डिविएंस फ्रॉम द रिटन रूल्स, एंड अनरिटन रूल्स के साथ जो डिविएंस होती है उसको मतलब आम जुबान में डिविएंस कहते हैं। So even especially righteous people people also might be called deviant. So इस मुकाबले में deviant का क्या मतलब है कि फर्ज करो हाँ यूं कह लेते हैं, in a Muslim society every person is supposed to say 5 times or say a prayer 5 times a day, right? अब चाहे वो बंदा जिंदगी में अच्छे काम करता है, सबसे सच बोलता है, एवरीथिंग इज ही और शी इज डूइंग गुड, और हाँ कुछ देर पहले रमजान था, एक कुछ हफ्ते पहले हमने रोजे वगैरह रखे सबने जिन्होंने रखे, तो अब वो देखो कि उसकी एक अच्छी एग्जांपल है यहाँ पर। तो कहने को वो सब लोग अच्छे लोग हैं इन अ सर्टेन सेंस, बट जो लोग रोजे नहीं रख रहे तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर काइंड ऑफ वायलेटिंग फ्रॉम दी अनरिटन रूल्स ऑफ द गेम। अब रोजा ना रखने पर, अच्छा आखिरत का एक तस्वुर और बात है, लेकिन दुनिया में उसका नुकसान नहीं है कोई, मतलब तो मुझे मजबूरी से नहीं रख सकता, मैं अच्छा बंदा होऊंगा, आई माइट बी अ राइटियस पर्सन, बट इफ आई डू नॉट फास्ट, इफ आई डू नॉट से माय प्रेयर्स 5 टाइम अ डे, तो मैं डिविएंट पर्सन। सो यू गेट इट ना, कि डिविएंस इज एनीथिंग दैट इज away from the standard that was set by any society at a certain period of time. So, so different or unexpected are often used to describe deviance from a sociological perspective. अब ये बड़ी मजे की बात, every deviant behavior is a different behavior, but every different behavior is not a deviant behavior. I repeat, every deviant behavior is a different or unexpected behavior, but every different or unexpected behavior is not a deviant behavior. Excuse me. ये जरा सोचिएगा मेरी इस लाइन को और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको क्या समझ आई, ठीक है। सो उर्दू में क्या हुआ कि हर डिविएंट बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर होता है, लेकिन हर डिफरेंट बिहेवियर डिविएंट बिहेवियर नहीं होता। इसका आपको मुझे मतलब समझाना है, बस मैं इतना ही कहूंगा, आपने अब इस पर गौर करना है और मुझे समझाना है। So some categories of people are defined as deviant regardless of action or choice. अब ये मैंने यहाँ पर वीडियो में एक लिंक दिया है डूइंग नथिंग का, 4-5 मिनट की वीडियो है, ये अपने तौर पे देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। I would have loved to do this experiment had we been online or offline on campus. तो बट आप अपने तौर पे देखिएगा ये क्या हुआ है, ये जो छोटा सा वीडियो का लिंक है, इस वीडियो में क्या हो रहा है। सो बेसिक बात समझ आइए कि डिविएंस क्या है। डिविएंस इज दिस moving away from the standards that a society sets for its members to act in a certain way, उसको हम deviance कहेंगे। देखो ये बात मैंने पहले भी कही थी कि सोसाइटी का सबसे पहला और आखिरी गोल क्या है, इट सिंपली वांट्स टू कंट्रोल अस ह्यूमंस। हम सब इंसान डिफरेंट इंसान है, और अगर हर इंसान अपनी तरह जिंदगी रहना शुरू कर दे, जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, तो सोसाइटी नाम का तस्वुर कायम हो सकता। इसलिए सोसाइटी करती क्या है, दैट इट गिव्स अस सर्टेन सेंस ऑफ सोशल कंट्रोल। सॉरी यार आज मेरी वीडियो इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि पीछे से लाइट बहुत आ रही है, बट आई गेस मैं वैसे भी प्यारा लग रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। तो so there are two kinds of control. One is this called informal social control, जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, यानी हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त, ये सब वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो हमें काइंड ऑफ कंट्रोल तो करते हैं, बट वेरी नॉट रियली रिजिडली, इनफॉर्मली, है ना। दे टेल अस व्हाट टू डू,
what not to do kind of thing. Then there is a formal social control, which is criminal justice system. So a formal response by police, courts and prison officials to alleged violation of the law. इस वक्त अमेरिका में एक शहर है मिनियापोलिस, जहां पर जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक ब्लैक मेल जो था उसको पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, और उसकी वजह से पूरे अमेरिका में इस टाइम प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं राइट एट दिस मोमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग. इट्स आल्सो बीन 7 days. तो कहते हैं कि 1968 के बाद इतने बड़े लेवल पर अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि स्टेट अपने तौर पर, हालांकि प्रोटेस्टर्स का हक है प्रोटेस्ट करना, लेकिन स्टेट अपने तौर पर उसको कंटेन करने की कोशिश कर रही है. क्रिमिनल, उनका जो आम आदमी का बिहेवियर है उसको क्रिमिनल बिहेवियर डिक्लेयर किया जा रहा है. कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पर अक्सर शहरों में. तो क्या हुआ कि जो सिंपल सेंस ऑफ, हालांकि जो बेसिकली हुआ ये था कि दैट पर्सन वाज इलीगली किल्ड, है ना, पुलिस कस्टडी में उसे मार दिया गया. और ये अमेरिका में बहुत दफा हुआ कि ब्लैक्स हैव बीन विक्टिम टू दिस होल रेशियल वायलेंस जिसको हम कहते हैं. तो उस पर मैं आगे जाके आता हूँ कि रेशियल वायलेंस क्या होता है. तो बेसिकली बात समझ आ गई. तो देयर आर 2 types of controls. One is social informal control and the second one is formal control. अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि people behave differently ना, every deviant behavior is a different behavior or an unexpected behavior. तो हम साइंसदानों ने, हम सोशियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने सोचने की कोशिश की कि why would people not conform to the rules of the game, why would they not conform to the social norms. ठीक है, तो इस पे हमारे पास 3 थ्योरीज हैं. पहली थ्योरी का नाम है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, जिसका ख्याल है कि जेनेटिक फैक्टर टुगेदर विद एनवायरमेंटल फैक्टर स्पेशली अब्यूज इन अर्ली लाइफ आर स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर्स ऑफ एडल्ट क्राइम एंड वायलेंस. इनका ख्याल ये है कि अब इसको माने तो पहली थ्योरी अमेरिका में ये चलती रही है कि ब्लैक पीपल आर मोर प्रोन टू कमिट क्राइम देन व्हाइट पीपल एंड दैट इज बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक मेकअप. पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग बिल्ट अप, बुलिंग कल्चर देखा ना आपने, स्कूलों में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है. जितने स्ट्रॉन्ग और बड़े बड़े वो लंबे लंबे टचकरे लड़के होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू कमिट क्राइम बिकॉज वो फिजिकली दे आर मोर, हाउ डू यू से, मोर इक्विप्ड. तो बायोलॉजी का ख्याल ये है कि इसमें जो जेनेटिक्स है उसका एक बड़ा रोल है इन मेकिंग पीपल प्रोन टू डिविएट और कमिट क्राइम और कमिट वायलेंस. ठीक है, अब दूसरे साहब जो थे वो साइकोलॉजिस्ट से, इन्होंने कहा कि असल में मसला ये नहीं है कि पीपल ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल, बट बेसिकली इट्स अ फेल्ड सोशलाइजेशन प्रोसेस. अनसक्सेसफुल सोशलाइजेशन की वजह से लोग डिविएट करते हैं. जैसे कि याद है वो इड ईगो सुपर ईगो वाली बात हुई थी, वो याद है? 3 ये भाईजान याद कर लें क्योंकि ये पेपर में आ रहे हैं ये सारी बातें. जी, फाइनल पेपर हो रहा है अभी, ठहरे मैं इस पर जरा लेक्चर दे दूं फिर मैं इस पे आता हूँ. तो इड ईगो सुपर ईगो याद है आपको? इड ईगो सुपर ईगो, तो आपको याद होगा सुपर ईगो और इड के दरमियान जंग लगी रहती थी. अब यहाँ पे होता ही है कि अगर सुपर ईगो मजबूत नहीं है और इड बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द वे मजबूत है, तो इट एंड्स अप इन बीइंग डिविएंट बिहेवियर. क्या हुआ कि सोशलाइजेशन प्रोसेस में मसला हो गया, वो चैप्टर 5 में था कि सुपर ईगो डेवलप ही नहीं हुई अच्छी तरह, सोसाइटी का कंट्रोल डेवलप नहीं हुआ, इसलिए वो बंदा हमेशा क्राइम कमिट करने चला गया. ठीक हो गया. सो कंटेनमेंट थ्योरी की इतनी डिटेल काफी नहीं है, मतलब इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस बेसिक बात याद रखें. बायोलॉजी वालों का ख्याल है कि इट्स जेनेटिक, साइकोलॉजी वालों का ख्याल है कि इट्स सोशलाइजेशन प्रोसेस. और चूंकि जो डिविएंट बिहेवियर है इट्स एन आउटकम ऑफ फेल्ड और अनसक्सेसफुल सोशलाइजेशन, यानी कि सुपर ईगो डेवलप नहीं हुई होती, इसलिए लोग क्राइम करते हैं. अब आते हैं हम लोग सोशियोलॉजिस्ट. समझेगा ना 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 ना, ऐसे नहीं होता. हम आपको बताते हैं क्या होता है. हमने कहा जी होता ये है कि बेसिकली देयर आर अदर फैक्टर्स एट प्ले दैट मेक पीपल डिविएट. उसका ना बायोलॉजी से ताल्लुक है ना साइकोलॉजी से ताल्लुक है. हमने सोशल फैक्टर्स के बारे में बात की. हमने बताया कि डिविएंस अकर्स और वेरीज अकॉर्डिंग टू कल्चरल नॉर्म्स. नो थॉट और एक्शन इज इनहेरेंटली डिविएंट. हमने कहा कि यार कहानी कुछ और है. मैं मिसाल देता हूँ. कंज्यूमिंग अल्कोहल,
is not only a deviant behavior in this society, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनफॉर्मली गलत है, but it's also a criminal behavior. तो अगर किसी के पास से पोजेशन से निकल आए अल्कोहल तो पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस सजा देगी और मारे कुटेगी. तो अब हुआ ये कि वो हमारी सोसाइटी का डिविएंट बिहेवियर है, बट एट द सेम टाइम जैसे ही वो सोसाइटी चेंज करेंगे वो बिहेवियर डिविएंट नहीं रहेगा. इन वेस्टर्न सोसाइटी इट्स एब्सोल्युटली ओके टू कंज्यूम बट नॉट ड्राइविंग बट अदरवाइज. अब आते हैं दूसरी मिसाल पर कि इंडिया में जहाँ पर गाय जो है वो एक होली सिंबल है, anybody who is even thought of consuming beef, especially cow's meat, would not only be called deviant but would be called criminal. इतने वाक़यात हुए हैं पिछले 3-4 साल में जहाँ पे मुसलमानों को इसलिए मार दिया गया कि शक था इन्होंने गाय का गोश्त कंज्यूम किया. सो हम ये बात कह रहे हैं कि इसमें ना बायोलॉजी का रोल आया इस सारे वाक़यात में, ना साइकोलॉजी का रोल आया. रोल आया सोसाइटी का. सोसाइटी ने खास उसमें डिसाइड किया कि ये हमारे लिए डिविएंट बिहेवियर है और वो यूनिवर्सल नहीं है, वो सोसाइटी के लोगों के लिए डिविएंट बिहेवियर है, किसी और सोसाइटी में वो नॉर्मल बिहेवियर है. तो ये हमारी पहली कंट्रीब्यूशन थी, ये समझाने के लिए. इससे इंसानों के लिए बड़े दरवाजे खुल गए ना. अब क्या डिटेल में जाना है, लेकिन बेसिक हमारी ये थी. दूसरी बात ये कि पीपल बिकम डिविएंट एज अदर्स डिफाइन देम दैट वे. अब इस पे हम आते हैं, ये पूरी थ्योरी है सोशल इंटरेक्शनिज्म में, सोशल इंटरेक्शन अप्रोच में, कि असल में जो डिविएंट बिहेवियर है वो लोग खुद डिविएंट नहीं होते बल्कि लोग कह के उन्हें कर देते हैं डिविएंट. ये ऐसे ही ना, फर्ज करो कि ये मैं आगे जाके भी बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा आपको अभी के लिए कि यार एक बच्चे को कहा जाए शुरू से पहले दिन से कि ये स्लो लर्नर है, फर्ज करो, तो वो होगा ये कि वो सारी उम्र यही सोचते रहेगा वो स्लो लर्नर है, वो स्लो लर्नर है, वो जैसा मर्जी लर्नर हो उसने अपने बारे में यही सोचते हैं. तो पीपल हैव लेबल्ड देम एज अ स्लो लर्नर. अब इसी तरह डिविएंट बिहेवियर में ये झूठा है. तो बात करते ऐसे नहीं होता आप लोगों की जिंदगी में भी कि आपको कोई उल्टी बात इतनी दफा कही जाए, आप अगर ना भी करते हो तो आप कहोगे हाँ मैं हूँ भाई, मैं आज से हूँ, मैं झूठा ही हूँ. नहीं, अब तुम्हें सच बोल के क्या करना है, तुम लोगों ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया मैं झूठा हूँ तो भाई झूठा ही. तो यानी मैंने लोगों की लेबलिंग की वजह से ऐसा बिहेवियर अपना लिया, हालांकि मेरा खुद उसमें कोई लेना देना नहीं था. ठीक है. सो अब दूसरी क्या थी, बोथ नॉर्म्स and the ways people define rule breaking involves social power. ये बात याद रखो, सोसाइटी के अंदर एक चीज है जिसका नाम है पावर. पावर अब अपना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए, पावर इज वंस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन्स ओपिनियंस और एक्शंस. दैट्स इट. पावर की सबसे पहली आखिरी तारीफ ये है कि अगर मेरे पास ये एबिलिटी है, ये कैपेसिटी है कि मैं किसी दूसरे की ओपिनियन या बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, उसको डिक्टेट कर सकता हूँ, तो इस कैपेसिटी का नाम है पावर. सो ये घर वालों से लेके हमारे माँ बाप के, दे हैव पावर ओवर अस, वी हैव पावर ओवर आवर सिबलिंग्स और आवर फ्रेंड्स और अदर पीपल. तो पावर का नॉर्म्स के साथ या डिविएंस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है. norms and applying them to link to social positions, है ना. आप जितने वो कहते हैं ना absolute power corrupts absolutely. तो power has a lot to do with how societies are structured. जितने पावरफुल तबकात होते हैं, ये जाके आगे जाके बात आएगी, वो कोशिश करते हैं वो अपनी उस पावर को ना जाने दें और उसको कायम रखने के लिए फिर वो हर तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं, जिनमें से कई डिविएंट होते हैं, कई क्रिमिनल होते हैं काम, है ना. तो आप लोग इतने मूवीज ड्रामाज देखते हो, आपने देखा होगा कि हमेशा हर क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे कहीं ना कहीं ये बात होती है कि जो क्रिमिनल होता है वो किसी खास तरह की पावर को, अगर वो बहुत भी वेल्दी और वो उस तरह से है, कंटेन करने के लिए वो ऐसे काम कर रहा था. पॉलिटिकली चीजें मनूवर की जाती हैं, उसके लिए बंदा कहता है अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करना भी पड़े तो कर लो, क्योंकि एटलीस्ट आई विल हैव दैट पावर, है ना. अच्छा जी, भाईजान दरखाइम वापस आ गए. ये आप याद होगा आपको दरखाइम साहब कौन थे. तो दरखाइम ने 4 पॉइंट्स दिए. दरखाइम ने कहा अरे भाई ये क्या किया तुम लोगों ने एक बहुत बेसिक बात मिस कर दी. वो बात ये मिस कर दी कि डिविएंस इज आल्सो अ स्ट्रक्चर लाइक अदर स्ट्रक्चर्स इन सोसाइटी. याद है ना ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल वाला. तो इसने कहा कि भाई मामला ये है कि इस स्ट्रक्चर का भी एक फंक्शन है. वो फंक्शन क्या, वो सुन लो. असल में डिविएंस अफर्म्स कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स. There can be no good without evil and no justice without crime.
ये यार देखो, इसका ख्याल है कि डिवियंस इज एज मच पार्ट ऑफ अस एज एक्सेप्टेंस और कंफर्मिटी। जैसे हर मूवी में होता है, आपको हीरो का पता तब लगता है जब विलन का फेस सामने होता है। यानी आम कहानी का प्लॉट क्या है कि एक हीरो होगा, एक राजा होगा, एक रानी होगी, और फिर एक विलन होगा, है ना। और हीरो हीरो क्यों बनता है? क्योंकि वो विलन को डिफीट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि विलन अपने आप में बुरा आदमी नहीं होता, बल्कि उसको पोर्ट्रे ऐसा किया गया होता है ताकि हीरो की हीरोगिरी ज्यादा वाजिब के सामने। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटीज जिस तरह से चल रही है, ऐसा लगता है कि somehow deviant people have become or we have labeled them as deviant, या structure of deviance is there to make us realize कि ये ना करना, अगर ये किया तो ये हो जाएगा तुम्हारे साथ। यानी डेविल का इमेज वहां पर है टू मेक अस नॉट टू बिकम लाइक दैट, सो दैट वी रिमेन इन चेक। तो डिवियंस का पहला काम क्या है? इट अफर्म्स कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज, and then responding to deviance clarifies moral boundaries. People draw a boundary between right and wrong. बिल्कुल ठीक है, यानी हमें राइट का पता लग ही नहीं सकता जब तक रॉन्ग का पता ना हो। तो ये लिस्ट हमें चाहिए, यानी डिवियंस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन सोसाइटी। Then responding to deviance brings people together. People typically react to serious deviance with shared outrage. इसकी मिसाल मैं हमेशा अपनी क्लास में देता हूँ कि देखो, इमेजिन 2016 दिसंबर 16 2016 जब एपीएस वाला वाकया हुआ ना, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर अटैक हुआ, बच्चों को बहुत ज्यादा उन्होंने शहीद कर दिया। और उससे पहले ना पाकिस्तान में एक डिबेट चला करती थी, वो थी गुड तालिबान और बैड तालिबान। तो हम ये कहते थे कि ठीक है, किसी को मारना बुरी बात है, लेकिन गुड तालिबान भी तो है ना इस सोसाइटी में, तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब उस वाकया के बाद पूरा मुल्क हिल गया और सब लोग एक ही पेज पे आ गए कि देयर इज नो गुड तालिबान, सब बैड तालिबान है। यानी the very act of taking another human life itself is condemnable, is totally wrong. तो यानी वो जो एक डिविएंट बिहेवियर तब एक हुआ इतने बड़े लेवल पर कि बच्चों के साथ उन्होंने काम किया, उसने पूरी सोसाइटी को इकट्ठा कर दिया इन देयर एंगर और आउटरेज टुवर्ड्स दिस एक्टिविटी। जो पहले सिंपैथाइजर भी थे उनको भी मानना पड़ा, या वो भी इस पेज पे आ गए कि नहीं यार ये तो बहुत गलत है। So yani deviance actually brings people together, and deviance encourages social change. Deviant people push a society's moral boundaries. अब ये थोड़ी गहरी बात है, लेकिन आप ऐसी अभी के लिए याद रख लो कि ये सिर्फ बुरे लोग नहीं होते somehow। यार ये बड़ी मजे की बात है, if you allow me to go into a bit of detail। सोच के देखो, दुनिया में चेंज तब आया जब चेंज आया है, उसमें हुआ क्या है कि हर वो बंदा जो चेंज लाने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो फिलॉसफी में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो रिलीजन में हो, अपने वक्त के हिसाब से उसे डिविएंट पर्सन बन गया। यानी चेंज आ ही नहीं सकता जब तक हम डिविएट नहीं करते। साइंस की बड़ी से बड़ी इन्वेंशन क्या है कि एक खास तरह से लोग सोच रहे थे और आने वाले ने कहा कि नहीं भाई ये तो तरीका नहीं है, उसने उस वे ऑफ थिंकिंग से डिविएट किया, एक नई थ्योरी दी और वो दुनिया में एक बड़ी चेंज बन गई। आइंस्टाइन, उससे आने से पहले न्यूटन ने जो दुनिया का व्यू दिया था दैट वाज सेटल्ड, व्हिच वाज हर चीज फिक्स है, टाइम भी फिक्स है, रियलिटी भी फिक्स है, ब्ला ब्ला, और लंबी बात है। लेकिन आइंस्टाइन deviated from that way of thinking and gave us new view of life. So Einstein is became a deviant person in that sense, but that deviance served as a change for the bigger sense of the society. Any bigger person, any prophets अपने अपने सोसाइटी में जब भी उन्होंने किसी नए मैसेज का ऐलान किया है, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद हो, जो मर्जी प्रॉफिट्स ले लो आप, बड़े लोग ले लो आप, इन द बिगिनिंग दे वर सीन एज डिविएंट्स, है ना, उनकी मुखालफत की गई। यानी जो भी चेंज आएगा वो अपने वक्त में डिविएंट बिहेवियर कहलाएगा, आने वाले लोग मानेंगे कि हाँ ये बड़ी बात, ठीक है। तो ये है साइंस के मुताबिक डिविएंट की थ्योरी, 4 पॉइंट्स। अब एक और थ्योरी है, इसमें हम कहते हैं मर्टिन स्ट्रेन थ्योरी। ये मैं पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ ग्राफ, और फिर मैं मर्टिन को। मर्टिन का काम बड़ा मजे का यार। मर्टिन ने हमें डिविएंस को या सोसाइटी को समझने में एक बड़ी बेसिक बात बोले, देखो यार ऐसा है, देयर आर 2 थिंग्स, वन इज कॉल्ड कल्चर गोल्स
and another is called cultural norms या cultural means. तो cultural goals क्या होती हैं? The things that we set as the goals of any person. मैं अगर आपकी नॉर्मल क्लास होती तो मैं आपसे पूछता कि हाउ मेनी ऑफ यू बिकम टू वांट टू बिकम रिच, तो शायद 35 में से 34 हाथ खड़े होते, कोई एक मेरे जैसा भी बैठा होता. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम बड़ा आदमी इन लाइफ, फिर 35 में से शायद 34 हाथ खड़े होते, फिर कोई एक मेरे जैसा बड़ा बैठा होता या बैठी होती. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस इन लाइफ. फिर यानी ये हैं वो कल्चरल गोल्स. यानी मर्टिन ये कह रहा है कि हमारे पास देयर आर सर्टेन वेज, सर्टेन आइडियाज ऑफ लिविंग और सोसाइटी, इन सोसाइटी आइडियाज ऑफ सक्सेस, इसको कहते हैं कल्चरल गोल्स. फॉर एग्जांपल बीइंग रिच को हम एक मिनट के लिए लेते हैं, ये यूनिवर्सल गोल है ना दुनिया में, हम सब में है, अमेरिका में भी है, पूरी दुनिया में. फिर हम सब ने बड़ा आदमी बनना है, अमीर आदमी बनना है, ये कल्चरल गोल है. अब कैसे बने, तरीका क्या है, मीन्स क्या है, यानी उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए जिन रास्तों से हम गुजरते हैं उसको हम कहते हैं कल्चरल मीन्स. सो अब आती हैं इन दोनों का इंटरेक्शन देखते हैं. इफ वी एक्सेप्ट कल्चरल गोल्स which is being rich, in the accept cultural means, then I become in this segment which is called conformity. Cultural means क्या है? सिंपल है कि सबसे पहले स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर यूनिवर्सिटी जाओ, फिर किसी अच्छी जगह जॉब करो, फिर वहां से तरक्की करो, 5-10 साल में तुम किसी जगह पहुंच जाओगे और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा आदमी बन जाओ. आप सबको इसीलिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में डाला आपके पेरेंट्स ने कि आप बड़े आदमी बन सके. उसके लिए एक्सेप्टेड मीन हमारी सोसाइटी में क्या है, किसी भी सोसाइटी में क्या है, एजुकेशन. तो पहला खाना खत्म हो गया, विच इज कॉल्ड कंफॉर्मिटी. व्हेन वी एक्सेप्ट कल्चरल गोल्स एंड एक्सेप्ट कल्चरल मीन्स, इसको हम कंफॉर्मिटी कहते हैं. अब देयर आर देन सम पीपल हु एक्सेप्ट कल्चरल गोल्स विच इज दैट वी वांट टू बिकम रिच, बट दे रिजेक्ट कल्चरल मीन्स विच इज फॉर एग्जांपल एजुकेशन. इनको हम इनोवेटर्स कहते हैं. जैसे मार्क ज़करबर्ग, मेरा और आप जैसे, मेरे और आपके जैसा लड़का था, और when he was in his 20s, 26, 27 का था, तो कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया. उसने कहा यार ऐसा है कि बड़ा आदमी तो मैंने बनना है, लेकिन ये कॉलेज वाला सिस्टम जो है ना, ये बहुत लंबा रोस्ट है. तो he kept thinking, तो इसने उस प्रोसेस को बाईपास किया. बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, ऐसे कई लोग, इसलिए हम इन्हें इनोवेटर्स कहते हैं. दे आर, इसलिए हम इसको इनोवेशन कह रहे हैं, that these people accept cultural goals but reject cultural means. And then there comes these guys जो कल्चरल गोल्स को रिजेक्ट कर देते हैं लेकिन कल्चरल मीन्स को एक्सेप्ट करते हैं, रिचुअलिस्ट्स. ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ यार जिंदगी में पढ़ाई कर लो, उसके बाद कोई छोटी मोटी जॉब कर लो, और कोई इतना ज्यादा पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी अमीरी की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा घर हो, एक छोटी सी गाड़ी हो, और छोटे से बीवी बच्चे हो, थोड़े से, एक बीवी और थोड़े से बच्चे हो, तो इतना बहुत है जिंदगी में, बहुत है. मैंने जाहिर है सोचना समझना भी ब्ला ब्ला. अक्सर सोसाइटीज का मेजर पोर्शन ये लोग होते हैं. मेरे जैसे लोग फर्ज कर लो, ठीक है, बट मतलब बेसिक लेवल की एक वो कल्चरल मीन्स की एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन कल्चरल गोल्स के साथ वो फैसिनेशन नहीं है कि बस बहुत कुछ करना है, मतलब इन सम ऑफ वेल्थ. तो आई वुड कम एज अ रिचुअलिस्ट. ठीक है. अब है फोर्थ लोग जो ना कल्चरल गोल को मानते हैं ना कल्चरल मीन्स को मानते हैं. कहते हैं अच्छा जी एजुकेशन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, अमीर होना है बिल्कुल नहीं चाहिए. इनको हम कहते हैं रिट्रीसीज. द पीपल हु एब्सोल्युटली रिट्रीट फ्रॉम लाइफ. जो हमारे यहाँ एक आम टर्म में है जहाज, जहाज की समझ सुनिए, जहाज, या इन वेस्ट पीपल वी कॉल होमलेस. ऐसे लोग जो ना कल्चर गोल को मानते हैं ना कल्चर मीन को मानते हैं, दे बिकम रिट्रीटिस्ट. अब एक और कैटेगरी है, अब इनमें से एक और किस्म के लोग आते हैं जो इस कल्चरल मीन्स की डेफिनेशन को भी बदल देते हैं, नए मीन्स इजाद करते हैं, और कल्चरल गोल्स की डेफिनेशन भी बदल देते हैं, नई गोल्स इजाद करते हैं. इनको हम कहते हैं रिबेलियस पीपल, पीपल हु हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ. इसमें नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, कायदे आजम, और बहुत से लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने ये सारी की सारी स्कीम ऑफ थिंग्स को बदल के रखा. मर्टन की थ्योरी का बेसिक एलिमेंट क्या है? मर्टन कहता है कि जो डिविएंस है वो इनमें से किसी वजह से हो रही होती है. यानी हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं मीन्स टू एक्सेप्ट दोज कल्चरल गोल्स, लेकिन जब वो नहीं कर पाते तो हम उनको कहते हैं कि डिविएट कर गए. हालांकि कसूर उनका नहीं था, कसूर उस सिस्टम का था जिसने उनको मीन्स ही प्रोवाइड नहीं किए जिसकी बेस पर वो कुछ हासिल कर सके. जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अमेरिका का जिक्र किया
तो वहाँ पे ब्लैक पॉपुलेशन में रेट ऑफ डिविएंस या कमिटिंग क्राइम बहुत ज्यादा है। तो बायोलॉजी वालों का ख्याल होगा कि ये उनके बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, हम कहेंगे नहीं। साइकोलॉजी वालों का ख्याल होगा कि ये उनके घरों के फील्ड फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से, हम कहेंगे नहीं। हम कहेंगे असल कहानी ये है कि दे हैव बीन डिनाइड दोज कल्चरल मीन्स टू अचीव दोज कल्चरल गोल्स, इसलिए वो डिविएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी का इसलिए जिक्र हो जरूरी, यही बातें यहाँ की हुई हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है अब यहाँ पर आते हैं डिविएंट सब कल्चर्स होते हैं। बेसिक बात इसमें ये बात कही गई है कि कल्चर डिविएंस जो है कभी भी आम आदमी का एक सिंगल आदमी का बिहेवियर नहीं होता, बल्कि वन फाइंड्स अदर पीपल हु आर डिविएंट लाइक देम, तो इसलिए वो डिविएंट हो जाते हैं और डिविएंट रहते हैं। ये आगे जाके मैं समझाता हूँ। अब आते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन वाले हजरात। इन्होंने कहा कि असल में जो डिविएंस है अनकंफर्मिटी रिजल्ट not so much from what people do as from how other people respond to those actions। भाईजान बेसिक बात ही ये कह रहे हैं कि चोर चोरी करेगा अगर एक दफा तो शायद उसकी मजबूरी होगी, बट चूंकि उसके हमेशा चोर कह के ही मुखातिब किया जाएगा तो वो पक्का चोर बन जाएगा। तो यानी चोर बनाने में जो असल रोल है वो बाकी लोगों का है, जिन्होंने हमेशा उसे कहा कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर। ठीक है, ये है जिसको हम कहते हैं लेबलिंग थ्योरी, यानी हाउ डू वी लेबल पीपल, और उसकी बेस पे इवन इफ दे आर पीपल लाइक अस दे बिकम डिविएंट बिकॉज दे हैव बीन लेबल्ड एज डिविएंट। ठीक है, तो इसमें दो एक्ट्स ऑफ डिविएंस है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी डिविएंस, एक है सेकेंडरी डिविएंस। जब बंदा पहली दफा कोई गलत काम करता है, सो नॉर्म्स वायलेशन मोस्ट पीपल टेक पार्ट इन विद लिटिल हार्म टू सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो मतलब पहली दफा किसी से कोई डिविएंट बिहेवियर हो गया उसको हम प्राइमरी डिविएंस कहेंगे। बट व्हेन पीपल मेक समथिंग ऑफ अनदर डिविएंट बिहेवियर, लेकिन अब उसको इतनी दफा आपने कहा कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, कि अब वो ऐसा ही बन जाता है, मतलब डिविएंस के लिहाज से ना। कि जैसे मैंने कहा कि अगर किसी ने फर्ज करो एक छोटी सी कोई मेरी चीज चुराई है, तो ठीक है उसने एक दफा चुरा ली, लेकिन अगर मैं हमेशा उसके इर्द गिर्द लोग हमेशा उसे कहते रहे कि नहीं तुम तो चोर हो, चोर हो, चोर हो, तो फिर वो सेकेंडरी डिविएंस में आ जाएगा और वो चोर बन जाएगा। ठीक है, स्टिग्मा क्या है? इट्स अ पावरफुल नेगेटिव लेबल दैट ग्रेटली इफेक्ट और चेंजेस अ पर्सनस सेल्फ कांसेप्ट एंड सोशल आइडेंटिटी। यानी फिर हम लेबलिंग की एक इंतहाई नेगेटिव फॉर्म, स्टिग्मा, वी स्टिग्मेटाइज पीपल इन सर्टेन वेज, जिसकी मैंने क्लास में एक दफा चलते चलते शायद मिसाल दी थी कि जब भी अभी तो शुक्र है आराम हो गया, 3-4 साल पहले तक जब भी कहीं कोई वाकया होता था लाहौर में भी, फर्ज करो वाकया पिशावर में हुआ है या कहीं और हुआ है, तो जितने भी हमारे नॉन पंजाबी कम्युनिटी के हज़रात थे ना, स्पेशली पख्तून और इवन वाना और वजीरिस्तान के इलाके से बिलोंग करने वाले हज़रात थे, उनको पकड़ के पुलिस ऐसे ले जाती। मुझे लगता ये था कि भाईजान इन्होंने ही किया होगा, अगर ऐसा कोई काम हुआ इन्होंने किया होगा। सही है, तो इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा इज बैड और ये नेगेटिवली लेबल्ड थ्योरी। अब लेबलिंग की दो और टाइप्स हैं, एक को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लेबलिंग, एक को कहते हैं प्रोजेक्टिव लेबलिंग। फर्ज करो कि बंदा चोरी करता पकड़ा गया, मैं फर्ज करो मैं हूं, तो मैं क्यों हूँ ऐसी की तैसी, आप में से कोई है, एक तो तलहा है मेरे एक सेक्शन में से, तलहा मुझे देख के लगता है, और दूसरे सेक्शन में से कौन सा लड़का हो सकता है, इब्राहिम, ये दोनों एक ही सेक्शन में। हाँ यार दूसरा सेक्शन बड़ा शरीफ है, उसमें से कौन हो सकता है, हुसैन को कर लेते हैं, दूसरा हुसैन है। फर्ज करें अगर एक दफा मेरा वॉलेट या मेरी वॉच जो मैं अमूल पर कहता हूँ वो रह गई उस पर डेस्क पर, तो हुसैन ने या तलहा ने देख लिया कि जो स्वीपर आता है काम करने के लिए उसने कुछ चीज उठा के जेब में डाल ली। मैं एक दफा आया, मैंने जिक्र किया कि यार ऐसा है कि मेरी ना वॉच रह गई थी, तो शायद किसी को याद है, किसी ने देखी है। तो तलहा ने या हुसैन ने मुझे कहा कि सर एक स्वीपर को मैंने देखा था, वो ये काम कर रहा था, उसे कुछ चीज जेब में डाली, मुझे पता नहीं है क्या डालना। हमने जाके इंक्वायर किया, पता लगा वॉच उससे निकली। अब हम ये कहेंगे
कि चूंकि इसने एक दफा ये वॉच उड़ाई है या उठाई थी, तो ये पहले भी उठाता रहा होगा, पहले पकड़ा नहीं गया होगा। यानी मेरे प्रेजेंट बिहेवियर की बेस पर जब मेरे पास्ट बिहेवियर को किया जाता है लेबल, तो उसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लेबलिंग। तो दूसरा इसको उलट कर लो कि फिर हम ऐसे बंदे को ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि अगर ये अब किया है इसने, अब पकड़ा गया, तो ये आगे भी हमेशा ऐसा करेगा। उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टिव लेबलिंग, यानी प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिविएंट बिहेवियर बेस्ड ऑन प्रेजेंट बिहेवियर। तो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोजेक्टिव को समझ आ गई। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं, जब किसी के साथ कोई बुरा वाक्य होता है, कोई हमारे साथ बुरा काम करता है, तो हम उससे सबसे पहले सवाल ये नहीं कहते तुम पहले भी करते रहोगे, तो हम जितना मर्जी भी हम नहीं करते रहोगे, तो यही आता है। और यहाँ ये होता है कि तुम हमेशा ही करोगे, तुमने आज ही काम किया तो तुम आगे भी यही करोगे। हमारे पेरेंट्स हम ऐसे नहीं हमसे करते, पर जो कोई छोटा मोटा उल्टा सीधा काम करते पकड़े गए तो पहला सवाल ये होता है पहले भी किया होगा तुमने, हम कहते नहीं नहीं पहले कभी नहीं किया। या वो ये कहते हैं कि अब तुम करोगे, तुम आगे भी यही करोगे, हम फिर उन्हें कहते हैं कि नहीं करेंगे। तो असल में लेबलिंग थ्योरी वाले कह रहे हैं कि देयर आर टू थिंग्स जिसकी तरह हम लोगों को लेबल करते हैं। मेडिकलाइजेशन ऑफ डिविएंस बड़ा सिंपल है। इसका ख्याल ये कि जो डिविएंस था शुरू में वो इट वाज द क्वेश्चन ऑफ मॉरल क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अब वो क्वेश्चन बन गया हेल्दी वर्सेस इल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉरल एंड लीगल डिविएंस इनटू मेडिकल कंडीशन। बस करो शराब पीना बुरी बात है, शराब पीना मॉरली रॉन्ग था, या वेस्टर्न सोसाइटी की बात हो रही फॉर अनटिल अ सर्टेन पॉइंट। लेकिन अब क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ वहां पर जो अल्कोहलिक्स हैं, अल्कोहलिज्म जो है, तो अपने आप में एक मेडिकल प्रॉब्लम बन गया। तो हमने लोगों को सजा नहीं मिलती है वहां पर, उनको ट्रीट किया जाता है। तो उनका ख्याल ये है कि ये अब एक मेडिकल प्रॉब्लम बन गया दैट पीपल कैन नॉट स्टॉप या कैन नॉट स्टॉप टेकिंग ड्रग्स, इसलिए उनकी मदद करते हैं। मेडिकल क्वेश्चन बन गया है टू गेट आउट ऑफ देयर ट्रबल्स। तो करेक्टिव सेंटर्स बन गए इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट सेंटर्स। ठीक है, ये मेडिकलाइजेशन ऑफ पीडियाट्रिक्स। सदरलैंड डिफरेंशियल थ्योरी, यार ये बड़ी सिंपल है, एक लाइन है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है। मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, ये है सदरलैंड डिफरेंशियल थ्योरी कि पीपल एक्चुअली ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन डिविएंट बिहेवियर इज लर्नड। जितने डिविएंट लोग होते हैं वो अपने इर्द गिर्द के डिविएंट लोगों को पा लेते हैं, वो सब मिलके ग्रुप बना लेते हैं एंड देन दे डिविएट टुगेदर, इसलिए उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एसोसिएशन बन जाती है। If associates are prone to violation of norms, then one is more likely to take part. ठीक है, ये अमूमन होता है कि अक्सर जब क्रिमिनल से बात की गई तो पता लगा कि तुमने ये क्राइम किया, तो उसने कहा यार मुझे तो पता नहीं, दोस्त मुझे साथ ले गया था। तो अब उस पर सबसे बड़ा एतराज होगा तुम दोस्त के साथ गए ही क्यों, तो वो कहेगा भाई वो दोस्त था इसलिए चला गया, है ना। तो मैंने नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सो कन्फॉर्मिटी रीप्स रिवॉर्ड व्हाइल द लैक ऑफ इट रीप्स पनिशमेंट। सिंपल है। हर्शीज कंट्रोल थ्योरी, ये मेरे ख्याल आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आई होप। हर्शीज कंट्रोल थ्योरी बड़ी मजे की चीज थी। इसने समझाया कि यार व्हाई डू पीपल डिविएट, असल में 4 बेसिक फैक्टर्स। सबसे पहले अटैचमेंट। अब फर्ज करो सुसाइड अटैकर, सुसाइड बॉम्बर्स, जो एक बहुत बड़ा फिनोमेनन था अप टिल अ सर्टेन पॉइंट इन आवर सोसाइटी, एंड शुक्र है वो खत्म हो गया तो मच लार्जर एक्सटेंट। बड़ा नुकसान हुआ यार, ये सारे क्या उसकी डिटेल में जाऊँ, टेररिज्म और इसकी वजह से होने वाली इंसान की जिंदगी पर जो मनफी असरात हैं, we paid a heavy price as a nation. We were also involved in starting it, and also it took so many lives. Anyways, first करो, if a suicide bomber is being trained to be a suicide bomber, तो हिर्शी कहेगा कि असल में 4 चीजें जो उससे आपने वापस ले ली हैं, इसलिए वो कोई आदमी इतना बड़ा मत करो। एक मैं हूँ, एक सुसाइड बॉम्बर है, हम दोनों में फर्क देखो। सबसे पहले हिर्शी कहता है अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग सोशल अटैचमेंट एंड करेज कन्फॉर्मिटी। अगर मुझसे कहा जाए कि तुम सुसाइड बॉम्बर बन जाओ, तो मैं कहूँगा ऐसी की तैसी तुम्हारी क्यों बन जाओ, अगर मैं बन गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। यानी आई एम अटैच्ड विद सो मेनी थिंग्स कि आई वुड नॉट कंसीडर कमिटिंग अ क्राइम, लेट अलोन सुसाइड बॉम्बर, तो बड़ी दूर की बात। लेकिन जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, कभी उनकी जिंदगी देखो, दे लिटरली एट टाइम्स और मोस्ट ऑफ द केसेस हैव नो अटैचमेंट, या जो होती भी है तो वो भी मौलवी साहब ने अच्छे खासा उनके दिमाग से निकाल दी थी। मोस्ट ऑफ देयर, ये जो पहले लोग थे वाना वजीरिस्तान में, देयर होम्स वर बॉम्ब्ड और उसके इर्द गिर्द वाले प्यारे उनसे बिछड़ गए, एंड आउट ऑफ रेज, क्योंकि दे हैड नोबडी टू दे फील अटैच्ड टू, दे बिकेम डिविएंट टू द एक्सटेंट दैट दे टेक अदर पर्सन्स लाइफ। दूसरी चीज है अपॉर्चुनिटी, द ग्रेटर द सक्सेसफुल लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी, द ग्रेटर द एडवांटेज ऑफ कंफर्ट। आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन एफसीसी कॉलेज यूनिवर्सिटी, कर देंगे मैं कॉलेज कहता था।
तो अगर ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी ना हो, मैं जॉबलेस हो जाऊँ, 2-3 साल तक मैं जॉबलेस हूँ, आई माइट बिकम अ डिविएंट पर्सन, नॉट दैट आई टेक पीपल्स लाइव्स, बट डिविएंट हो जाऊँ। यानी अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ कीप्स पीपल अवे फ्रॉम कमिटिंग एनी क्राइम्स। अगेन सुसाइड बॉम्बर की एग्जांपल लूं तो वहां पर हुआ ये कि अक्सर उनमें जो लोग थे, they had actually no job, no education, nowhere to go, and that is one of the reasons they became soft target for brainwashing. Third, involvement. Extensive involvement in legitimate activities inhibits deviance. I need not explain it. बड़ा सिंपल है, जितना फालबिला टाइम जिंदगी को जितना होएगा उतना वो डिविएंट होता जाएगा, है ना। ये बड़ा मसला है that the more we are involved in things in life, the less we are prone to become deviant. आखिरी चीज belief. Strong belief in conventional morality and respect for authority controls deviance. सही है। अब अगर याद करो सुसाइड बॉम्बर, तो ये है वो सबसे बड़ा फैक्टर व्हाई अ पर्सन रिजेक्ट्स ऑल ऑफ थिंग्स, यही बिलीफ उल्ट हो गया ना। तो बिलीविंग इन दिस वर्ल्ड, इन द गुडनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, इन द मोरालिटी, इन द ह्यूमैनिटी, असल में उन्होंने कहा गया कि एक और दुनिया है, एक और जगह है जो इससे अच्छी है, जो इससे देर तक रहने वाली है। उस दुनिया में कामयाबी के लिए तुम्हें इस दुनिया में ये करना पड़ेगा। पावर ऑफ बिलीफ को ट्विस्ट ऐसा किया गया, असल में यानी वो लोग भी इंतहाई मासूम लोग होते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है हमसे ज्यादा मासूम होते हैं, लेकिन दे आर देन बिकम टूल इन रॉन्ग हैंड्स हु मैनिपुलेट देम इन अ वे दैट दे एंड अप डूइंग डिजास्टरस थिंग्स। यानी उनका डिविएंट बिहेवियर अपने आप में एक डिविएंट बिहेवियर तो है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, बट मोर रिस्पॉन्सिबल आर दोज फैक्टर्स that push them to that boundaries, and then people take advantage of their vulnerabilities. ये है डिविएंस की एसेंस, जान। सोशल कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, ये 3 एनालिसिस ना, दरखाइम वाला, सिंबॉलिक थ्योरी, वो जो सिंबॉलिक इंटरैक्शन है, और ये मार्क्स वाला आ गया सोशल कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस। नॉर्म्स और लॉस एक्चुअली इंटरेस्ट रिच एंड पावरफुल। ये वही बात है भाई, ये हमेशा से ये आर्ग्यू करते रहे कि असल में सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है, इसमें हमेशा जो पावरफुल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, इनका ख्याल है कि लॉज तक दे आर मेड टू प्रोटेक्ट अ सर्टेन सेगमेंट विद इन अ सोसाइटी। सो पावरफुल हैव रिसोर्सेज टू रेजिस्ट डिविएंट लेबल्स, बिलीव दैट नॉर्म्स एंड लॉज आर नेचुरल एंड गुड मास्क पॉलिटिकल कैरेक्टर। ये बड़ा सिंपल है, ये है। इनका ये ख्याल है इनका कि असल में डिविएंट बिहेवियर इस माशरे में वो डिविएंट बिहेवियर है, एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स विद द सेंस ऑफ कैपिटलिज्म, विद द सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, वो सबसे डिविएंट बिहेवियर कहलाएगा। ठीक है, पीपल हु इंटरफेयर विद कैपिटलिज्म इन एनी वे, उनको हम डिविएंट कहेंगे, इवन इफ दे आर राइट पीपल। फर्ज करो इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ी मूवमेंट चली है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की मूवमेंट है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के वो लोग हैं जिनका ख्याल है कि कैपिटलिज्म ने दुनिया में बहुत गंद डाल दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत डिप्लीट कर दिए, सो वी नीड टू रिस्टोर बैलेंस। अब इन लोगों को आम सोसाइटी में कहा जाता है कि ये डिविएंट पीपल हैं, क्योंकि दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, है ना। तो डिविएंट बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ कैपिटलिज्म दैट वी हैव। पीपल हु कैन नॉट और विल नॉट वर्क, वो सब डिविएंट बिहेवियर। वर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टुडेज लाइफ। और एक शायर बैठा शायरी कर रहा है, वो कहता है ठीक है अल्लाह की तरफ से मुझे एक वक्त की रोटी आती है, मैं खा लेता हूँ, लेकिन मैं इंसान, कायनात, इंसान के अंदर बाहर की दुनिया, उसके राज समझने की जस्तजू में। अब ये बातें वो कहता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उनके दिल में सोचेंगे यार कितना वेला आदमी है, फजूल आदमी है, जिंदगी जाया कर दी है, अगर कोई आप में से आपका दोस्त आपको ये कहेगा। तो यानी हमने वर्क की खास डेफिनेशन रखी है, उसके थ्रू हम मेजर कर रहे हैं। वो बेचारा शायद हमसे ज्यादा जरूरी काम कर रहा है, लेकिन हमारे लिए वो काम नहीं है, क्योंकि इस कल्चर ने उसको इस तरह रहने नहीं दिया। एनीबडी हु रेजिस्ट अथॉरिटी इज कॉल्ड डिविएंट। ठीक है, हालांकि अगेन मैंने शुरू में बताया कि असल चेंज आती ही यहाँ से, जब हम अथॉरिटी वगैरह को रेजिस्ट करते हैं इन इट्स ओन वे। एंड ये नहीं तुम जाके बंदे कुटरा मारना शुरू कर दो अथॉरिटी को रेजिस्ट करने के चक्कर में, बट नहीं, मैं समझा रहा हूँ कि इस वक्त लोगों को हम लेबल कैसे करते हैं डिविएंट। इनका ख्याल ये कि anybody who directly challenge the status quo is called deviant even if he is doing the right thing। ठीक है, अब मैं इसकी डिटेल में क्या जाऊँ यार, पॉलिटिकल सीन पे हमारे सामने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। कभी कभी मैं डरते डरते एक एग्जांपल देता होता हूँ, पीटीएम की, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मंजूर पश्तीन साहब नाम के एक साहब थे,
जिन्होंने ये कहा कि असल में जिस तरह से हमें ट्रीट किया जाता है, 6-6 दफ़ा चेक पोस्ट पर अपने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दिखाए जाते हैं, तो हमें भी ऐसे हुक दे दो जैसे बाकी पाकिस्तानियों के पास है। अल्लाह अल्लाह खैर चला। लेकिन चूंकि वो स्टेटस को जो उस तरह से उस इलाके में राइज है, वो उसके खिलाफ बात कर रहे थे, दे वर कॉल्ड डिविएंट पीपल, इवन एंटी स्टेट पीपल। उनके खिलाफ अच्छा खासा कार्रवाइयाँ हुई। उनके एक दो वजीर शायद मेरे पार्टी मेंबर्स जो कि पार्लियामेंट के रुकन थे, अभी भी शायद जेल में है। तो क्या उसे कहते हैं, विदाउट नेमिंग नेम्स, मैं ये समझा रहा हूँ कि असल में डिवियंस कैसे काम करती है। असल में शायद डिवियंस नहीं होती, लेकिन चूंकि वो खास तरह के स्टेटस को के खिलाफ एक आवाज होती है, तो उसको डिवियंट करके लेबल कर दिया जाता है। व्हाइट कॉलर क्राइम, मेरा ख्याल है आप सबको पता है कि इस मुल्क में इस टाइम बहुत कुछ चल रहा है ना। अगर गरीब आदमी चोरी करेगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे, उसको 6 महीने की जेल होगी। अगर अमीर आदमी चोरी करेगा तो जितनी बड़ी चोरी होगी उसके हिसाब से उसका एडवांटेज वगैरह भी ज्यादा होगा। ये 2008 में दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई थी, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हो गया था अमेरिका की वजह से। तो उसके जितने कल्प्रिट्स थे वो सारे के सारे लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थे, वॉल स्ट्रीट के लोग थे। किसी को सजा नहीं हुई। हैरत की बात है, पूरी दुनिया डूब गई लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। ये है व्हाइट कॉलर क्राइम, ठीक है, कमिटेड बाय पीपल ऑफ हाई सोशल पोजीशन इन द कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है, इसकी मैं क्या डिटेल में जाऊँ। आप जो मीडिया पे सर्कस देखते हैं रोज होती है, आई डोंट इवन फाइंड इट वर्दी ऑफ एनालिसिस, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। बट जस्ट सी एनी न्यूज एट एनी आवर, और वो जो अब इसने इसको पकड़ लिया, अब ये घर चली गई टीम, अब टीम वापस आ गई है, ब्ला ब्ला, ये सारे का सारा उसी की एक मैनिफेस्टेशन है। इनका ख्याल है कि व्हाइट कॉलर क्राइम हुआ है और हमने इसको एक्सपोज करना। कॉर्पोरेट क्राइम, ये जो कंपनियां आपस में करती हैं, गूगल, आईफोन, आईपैड वगैरह, इस लेवल पर जो क्राइम होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट क्राइम। इस पे वो मूवी बड़ी अच्छी है यार, वो फैशन मूवी है प्रियंका चोपड़ा की, वो देख लेना। वो कॉर्पोरेट क्राइम की ही फिनोमिनन को टच करती है। ऑर्गेनाइज क्राइम, ये जितनी इलीगल ड्रग्स सपोर्ट होती है उसके क्राइम को ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं। बस भाई ये आखिरी स्लाइड। रेस के साथ डिवियंस का क्या ताल्लुक है? बहुत सिंपल, यही जो मैंने आपसे बात की कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के केस में जो हो रहा है, ये सारे के सारे लोग कहते हैं कि असल में कसूर उस बंदे का ये था कि वो ब्लैक स्किन था। तो रेस की बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होगी उसको हम कहेंगे रेशियल क्राइम। और हेट क्राइम क्या होगा कि अगर कोई आदमी खड़ा होकर इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दे, उसको हम कहेंगे हेट स्पीच। क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन और पर्सनस प्रॉपर्टी बाय एन ऑफेंडर बाय मोटिवेटेड बाय रेशियल और अदर बायसेस। फेमिनिस्ट वाले कहते हैं कि औरतों के साथ ज्यादा स्ट्रिंजेंट कंट्रोल रखा जाता है एज कम्पेयर टू मेल्स, और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड टू जज द बिहेवियर ऑफ वुमेन एंड मैन। आप कहते हैं एक दफा मायरा खान की एक छोटी सी क्लिप सामने आई थी, शी वाज स्मोकिंग, और रणबीर कपूर के साथ शायद खड़ी, पूरा पाकिस्तान जनाब मसले में आ गया था कि ओहो ये बेहयाई हो गई और सारी चीज खत्म हो गई। सारे के सारे मेल जितने हमारे हैं माशाल्लाह एक्टर्स वगैरह सब स्मोक करते हैं, या करते नजर नहीं आए तो, बट उनके लिए वो जो स्मोकिंग डिविएंट बिहेवियर के तौर पे ले ले, मेल का स्मोकिंग करना एज अ डिविएंट बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, फीमेल का अनएक्सेप्टेबल। ये जेंडर वालों का ख्याल है कि असल में औरतों को ज्यादा जज किया जाता है। यार हमारे माशरे में कितनी दफा होता है अगर कोई लोग अडल्टरी करते पकड़े गए या वैसे ही आउट ऑफ वेडलॉक रिलेशनशिप में पकड़े गए, तो मर्द को ये कह के इजाजत दे दी जाती है, ये मर्द पर कम नजला गिरता है ना। औरत की इज्जत और औरत का वकार और औरत की इस्मत और उसकी क्या उसको कहते हैं पाकीज़गी पे ज्यादा बड़े सवाल उठते हैं इस माशरे में। इसको हम कहते हैं जेंडर बेस्ड पर्सपेक्टिव ना, कि फीमेल को फीमेल होने की वजह से ज्यादा बड़ी प्राइस पे करनी। सो अब ये एक मजे की बात है कि वुमेन डू कमिट लेसर क्राइम्स देन मेन। उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि दे आर ऑलवेज अंडर द आई ऑफ द सिस्टम, इसलिए वो कम से कम कोशिश करते हैं। दे आर बीइंग रेगुलेटेड मोर अग्रेसिवली, इसलिए दे एंड अप कमिटिंग लेस। ये थ्योरी आप अप्लाई कर लेना। दैट्स इट, यहाँ तक था आपका लेक्चर। थैंक यू सो मच। और कुछ बातें फाइनल के बारे में करनी है मैंने, मैं अगली मतलब शाम तक शायद कोई एक मेल करता हूँ, तो टेल यू गाइस कुछ कम्युनिकेट करना है।
थैंक यू। और ये चैप्टर पढ़ लें जहां तक मैंने पढ़ा है, क्राइम से पहले पहले तक, यानी यहाँ तक जेंडर तक। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।